तो गजा में बहुत दिनों के बाद शांति है, खुशी है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन गम के नहीं, खुशी के आंसू हैं। और ये सिर्फ इजराइल के लोगों में खुशी के आंसू नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनियों में भी खुशी के आंसू है। और पूरा माहौल इस वक्त बेहद खुशनुमा है। इसके लिए ट्रंप को सबने धन्यवाद भी दिया है। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है कि सारे बंधक तो रिहा हो गए, अब इसके बाद आगे क्या? आज चर्चा इसी पर होगी कि अब आगे क्या, किस तरह से, क्या इजरायली सेना पीछे हटेगी, स्टेप बाय स्टेप आगे क्या होने वाला है। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, इस वक्त तो खुशी, कल जो तस्वीरें आई वाकई बहुत सुंदर, और कहते हैं कि जिन्होंने भी देखा उनके आंखों में भी आंसू आ गए जिस तरह की तस्वीरें थी। मतलब आप समझिए, लगभग 2-2.5 साल कैद में रहने के बाद जब लोग छूटे तो किस तरह से उनके परिजनों की आंखों में आंसू थे, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। वो तस्वीरें भी आप थोड़ा अगर अपने शब्दों में बयां कर पाए, और आगे अब फिर क्या होने वाला है। देखिए, वेस्ट बैंक जब बसेस पहुंची इजराइल से, जिसमें 250 वो लोग थे जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, और 1750 वो लोग थे जिन्हें बंधक बनाया गया था। बंधक बनाया गया था यानी कि इजराइल ने डिटेन कर लिया था, कैप्टिव कर लिया था। तो ऐसे लोग जब वापस पहुंचे, उसमें बड़े सारे लोग ऐसे भी थे जिनके परिवार वालों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि अब वो जिंदा होंगे, और बड़े ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं हमारे लोग आएंगे कि नहीं। और देखिए, जैसे ये बसेस जब पहुंची वहां पे, बड़ा जबरदस्त वो सीन्स थे, और शायद हमेशा के लिए इतिहास में ये दृश्य जो है वो दर्ज कर लिए जाएंगे, और आने वाले समय में सालों तक ये हमेशा लोगों की मेमोरी में रहेंगे। 4-5 बसेस जब वहां पहुंची, और उसमें से अपनों से मिलने के लिए गजा में फिलिस्तीनी जिस तरह से वहां मौजूद थे, भीड़ थी, बहुत सारी मदर्स थी, माएँ थी जो अपने बच्चों से मिलना चाह रही थी, और बड़े सारे लोग थे जो वहाँ पे मिले, उनके बच्चे वहाँ पे थे। और जब वो छूटे उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, मतलब, वो मैंने गले कुछ मिले। तस्वीरों में देखा कि जैसे माँ बाप हो या पति पत्नी हो या जो भी जिनके भाई बहन हो, वो जब गले मिले तो वो छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं फिर ना चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है बड़े दिनों बाद इस तरह की एक तस्वीर जो है वो गजा से देखने को मिली, और जिस तरह से ये पूरे बंधक सब छूटे, कैदी सब छूटे, इजराइल की तरफ से छोड़े गए, और वो जब गजा पहुंचे तो वो जो तस्वीरें थी वाकई बहुत ही भावुक भी थी और उसको देखने के बाद जो पहला, मैंने कल उसको पूरा फॉलो किया। कल मैंने ट्रम्प की स्पीच भी सुनी, नेतन्याहू की स्पीच भी सुनी, गजा से आई एक एक तस्वीर देखी, और उसको सबको देखने के बाद मन में जो पहला विचार था, पहला जो मेरे दिमाग में, देखिए जब से ये वॉर शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2023 से, तब से हम इसको फॉलो कर रहे हैं, और कल जो पहला विचार मेरे मन में आया वो ये था कि ये फिलिस्तीन की जीत है। ये इजराइल की इसमें इजराइल और हमास का सवाल नहीं है। हाँ। इजराइल और हमास कल बैक फुट पे थे। ये जीत थी कल फिलिस्तीनियों की, ये जीत थी गजा के लोगों की, ये जीत थी उन लोगों की जिनके पास हथियार नहीं थे। देखिए, हमास तो हथियार से लड़ रहा था, इजराइल भी हथियार से लड़ रहा था, लेकिन जीत किसकी थी? ये उन फिलिस्तीनियों की जीत थी जिन्होंने लाख बम्बार्डमेंट के बाद भी अपनी जमीन नहीं छोड़ी। वो आखिरी तक वहां पे मौजूद रहे और उसे छोड़ के नहीं भागे। पूरी दुनिया चाह रही थी कि वो जमीन खाली कर दें और पीछे सरक जाएं, लेकिन फिलिस्तीनी डटे रहे। ये जीत फिलिस्तीनियों की है, ये जीत फिलिस्तीन की उन हजारों माओं की है जो वहां पे हर दर्द सह के जमी रही। ये उन बच्चों की जीत है जिनकी वहां पे मौत हुई, और उसके बाद भी जो है बहुत सारे बच्चे वहां पे भूख प्यास से तड़पते रहे, लेकिन वो जमे रहे वहां पे। तो कभी तो मतलब यहाँ पे एक तरह से कभी तो सुबह आएगी, कभी तो यहाँ बेहतर हालात होंगे। ये जो कल की घटना थी, इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि आप किसी भी दूसरे देश की जमीन पर जाके कब्जा नहीं कर सकते। ये हिस्ट्री है और ये हमेशा से होता रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। आप देखिए, गजा, कहाँ बड़े बड़े मुल्क जिनके पास इतनी बड़ी सेनाएं हैं, इतनी बड़ी एयरफोर्स है, मिसाइल्स हैं, क्या नहीं है, लेकिन छोटी सी जगह है गजा। लेकिन गजा में फिलिस्तीनियों की हिम्मत जो है वो बड़े बड़े देशों के सेनाओं पर भारी पड़ गई। कल ये जीत फिलिस्तीन की थी, ये जीत ना हमास की थी। अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय मांगेंगे, ना ये हमास की जीत थी ना इजराइल की जीत थी, ये फिलिस्तीनियों के हिम्मत की जीत थी, ये फिलिस्तीनियों के साहस की जीत थी, और जो लोग उनके साथ खड़े हुए थे ये उनकी भी जीत थी। इसमें बहुत बड़ी भूमिका ईरान की भी है, अली खामेनी साहब की। बड़ा क्रेडिट ऐसे देशों को भी जाता है जो इस मुश्किल हालात में फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे। बहुत सारे यूरोपीय देश हैं जिन्होंने आखिरी में इजराइल पर जबरदस्त दबाव बनाया,
हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उनका क्रेडिट नहीं है, बड़े सारे यूरोपीय देश हैं जिन्होंने आखिरी में जो है वो गजा के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए बड़ा स्टैंड लिया। ये उन सब की भी जीत है, कल ये ह्यूमैनिटी की जीत हुई है फिलिस्तीन में। बिल्कुल सही कहा। अब आपका जो दूसरा सवाल है वो कि आगे क्या होगा, ये बात बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। कल देखिए काहिरा में जो बैठक हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप समेत 20 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे। गाजा पीस प्लान पे सिग्नेचर हुए, डॉक्यूमेंट साइन किए गए। इसमें बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी ग्रे एरिया है। एक होता है ब्लैक, एक होता है वाइट, एक होता है ग्रे एरिया, जिसमें अभी बहुत सारी चीज़ें तय नहीं हैं, सहमति नहीं बन पाई है, सहमति अभी नहीं है। इस पे सेकेंड दौर की बातचीत होनी है और यहाँ से कभी भी मामला यू टर्न ले सकता है। इसका बड़ा स्कोप बना हुआ है, जिसमें सबसे जो बड़ी बात है, देखिए पहली बात तो यह है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप तो शामिल थे ही, उसके साथ दुनिया भर के कई, अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर थे, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज थे, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी थे, शहबाज शरीफ मौजूद थे। ईरान को इनवाइट किया गया था, ईरान नहीं पहुंचा। इसमें हमास और इजराइल नहीं थे। जो सबसे जो हैरान करती है कई चीज़ें मुझे तो कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि गजा में जो सब कुछ हो रहा है उसमें दो पार्टी कौन है, इजराइल और हमास, और वो दोनों के दोनों कल इस काहिरा में जो समिट हुई इसमें मौजूद नहीं थे। गजा जो पीस प्लान साइन हो रहा था उसमें वो दोनों मौजूद नहीं थे। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बताती कि मामला गड़बड़ है। आपने कल अगर ट्रंप की स्पीच सुनी हो, आपने अगर कल नेतन्याहू की स्पीच सुनी हो, आपने कल अमेरिका की तरफ से कोई भी बयान सुने हो, तो एक बड़ी गौर करने वाली बात थी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात नहीं कही कि हम एक स्वतंत्र देश के रूप में फिलिस्तीन को स्वीकार करेंगे। ये बात कहीं भी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कही। आप पूरी स्पीच उठा के देख लीजिए। ये एक बड़ा मुद्दा आगे बनने वाला है, जो आप मेरे शब्दों को याद रखिएगा। फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता न देने का मुद्दा आगे चल के एक बार फिर इस पूरे रीजन में एक विवाद का कारण बनेगा। अली खामेनी साहब की तरफ से कहा गया, ईरान की तरफ से कहा गया, इस समस्या का सिर्फ एक हल है, आपको फिलिस्तीन को एक देश के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, आप कुछ दिन की शांति, उसके बाद आप घूम फिर के फिर वहीं आ जाएंगे। देखिए दूसरी बड़ी बात जो है, ये पहली बात, दूसरी बड़ी बात आप समझिए कि अभी इजराइल की जो फोर्सेस हैं, इजराइल की फोर्सेस जो हैं 53%, अगर हम पूरे गजा की बात करें 53% हिस्से से गजा की फोर्सेस जो है वो पीछे हट गई, धीरे-धीरे लेकिन से पीछे हट रही है। आगे 40% और उसके बाद 15% तक उसकी वापसी आगे होनी है। लेकिन वो इस बात पे तय करता है कि हमास अपने हथियार छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा। देखिए बड़ी सारी शर्तें हैं जो उलझी हुई हैं। 53% एरिया है गजा में, जिसमें हमास ने हामी अब तक 53% पे वापस आ गई है फोर्सेस। आगे बताया जा रहा है कि और 40% एरिया जो है उस पे भी वापस आई जाएंगी। इस तरह से चीजें हैं, वो फेज में डिवाइड है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि इसके लिए हमास को पहले हथियार छोड़ने पड़ेंगे। अच्छा, ट्रंप का एक बयान मैंने ये भी देखा कि अगर फिर से युद्ध जैसे हालात बनते हैं या हमास उधर से हमला करता है, तो फिर इस बार जो हालात बनेंगे वो पहले से भी ज्यादा बदतर होंगे। देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो स्पीच थी वो तो कल कुल मिला के पीस पर है। मतलब उनका जो हाँ उनका कल का जो एजेंडा था डोनाल्ड ट्रंप का, वो नोबेल पीस प्राइज भले उन्हें ना मिला हो, लेकिन सब देशों ने उन्हें समर्थन दिया। उन्हें पीस प्राइज तो नहीं मिल पाया इस बार, लेकिन वो शायद अगली बार की उम्मीद में है, क्योंकि नेतन्याहू ने कल उनसे कहा कि इस बार नहीं मिला, शायद अगली बार मिल जाएगा। तब तक तालिबान और पाकिस्तान का भी झगड़ा दूर कर तो हाँ, अभी बहुत सारी पीस करवानी उन्हें। रूस और यूक्रेन के बीच उनका अगला टारगेट है जो है। लेकिन ये जो बात है, जो आपने बात कही, देखिए नेतन्याहू का एक बयान आया है, हमास अपना आर्म्स छोड़ेगा, निशस्त्रीकरण होगा उसका, और गाजा को भी पूरी तरह से हथियार मुक्त करवाया जाएगा। अगर यह आसान तरीके से हो सकता है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो इसे कठिन तरीके से हासिल किया जाएगा। यानी देखिए नेतन्याहू का बयान साफ है, उनकी मंशा साफ है कि अगर हमास हथियार छोड़ता है तो ठीक है, वरना फिर से आप जंग वाले मोड में आ जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही बार बार पूछा जा रहा है कि जब हमास को हथियार ही छोड़ना था तो फिर उसने इजराइल पर हमला क्यों किया, बंधक क्यों इतने दिन तक बनाया, पूरा गाजा तबाह हो चुका है। इधर कहा जा रहा है कि जब इजराइल को भी इतने सारे फिलिस्तीनी छोड़ने थे तो फिर ये सब कुछ
सवाल बहुत उठ रहे हैं इसको लेकर मयंक, जिस तरह से आप भी देखिए कह रहे हैं कि ये बात कल से कई सारे लोगों ने मुझसे पूछी जो आप पूछ रहे हैं हाँ। कि भाई अगर यही इसका एंड होना था तो ये जंग क्यों तो फिर हुई, क्यों जंग की? ये जंग क्यों की, हमास ने क्यों जंग की, इजराइल ने हाँ, क्यों हमले हाँ। किए। देखिए इसका एक जवाब ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको एड्रेस करना पड़ेगा कि जब भी ये हालात बनते हैं तो उस समय कोई भी देश जो है या कोई भी संगठन जो विरोध कर रहा है वो कोई बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करता। वो ये होता है कि अगर आपने हमला किया तो अगले 24 घंटे के अंदर सामने वाले देश ने भी हमला कर दिया। देखिए जैसे ईरान और इजराइल के युद्ध में हो रहा था, इधर से मिसाइल्स आ रही थी, उधर से मिसाइल्स आ रही, इधर से एयर स्ट्राइक करी इजराइल ने, उधर से उन्होंने मिसाइल मार दी। तो ऐसा ही बहुत कुछ जो है 7 अक्टूबर के बाद, जो 7 अक्टूबर को घटना हुई उसके बाद यहाँ जो गजा में हो रहा था वो एक प्रकार से आंख बंद करके हमले किए जा रहे थे। यानी कोई उस पर विजन नहीं था कि आगे हम क्या करना चाहते हैं, इसका कोई विजन नहीं था, हमला करना था। और दूसरी बात खत्म, युद्ध शुरू टाइप से। हाँ बस बात खत्म हो गई और युद्ध शुरू कर दीजिए, तो हमला करने के लिए हमले हो रहे थे। हाँ। और जो बड़ा एजेंडा था, देखिए आप इसमें कोई शक नहीं है, इजराइल की तरफ से बार बार ये बात कही गई, बीच में कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस प्रस्ताव में साथ दे रहे हैं कि गजा जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा भी था कि जो फिलिस्तीनी है उनको गजा से हट जाना चाहिए, लेकिन ये बात हो नहीं पाई। आप समझिए प्लान तो साफ था इजराइल का कि फिलिस्तीनियों को गजा से हटा दिया जाए। हाँ। इसके लिए सब कुछ किया गया। ये जो आखिरी आप देखिए पिछले 1.5-2 महीने में जो बम्बार्डमेंट्स हुए गजा में, जो जबरदस्त धमाके किए गए, और मतलब ये कोशिश क्या थी कि फिलिस्तीनियों को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक सवाल और यहाँ पर, चूंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे, अगर हमास हथियार छोड़ देता है, जिस तरह से पीस एग्रीमेंट पर तमाम देशों के लोगों ने साइन किया, अगर हमास हथियार छोड़ देता है तो क्या फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा मिलेगा? क्या हमास की उसमें एंट्री हो जाएगी जो एक बॉडी बन रही है वहां पर वो मुद्दे हैं। तो मैं वही कह रही, यही वो मुद्दे हैं। अगर छोड़ देता, यार हमास ने तो हर जगह पर आगे बढ़ के उनकी बातों को माना है, ये वो मुद्दे हैं जिन पे अभी तक चर्चा ही नहीं हुई है। यही तो खास बात है कि कतर, इजिप्ट और तुर्की ने इसमें गारंटर के रूप में साइन किए हैं इस पीस डील के ऊपर, लेकिन ये वो मुद्दे हैं जिस पे साहब अभी तक चर्चा ही नहीं हुई है, सहमति नहीं बनी है। तो अब आप देखिए कि आसान नहीं है आगे का रास्ता, सेकंड फेज वाली बात आसान नहीं है, और बड़ा जबरदस्त मिसट्रस्ट है हमास के बीच में और फिलिस्तीन के बीच में, जबरदस्त अविश्वास है। और ये कल बात नेतन्याहू की स्पीच से एक एक बात समझ में आ रही थी। अब यहाँ से आगे क्या होगा, इसमें सबसे बड़े जो 3-4 मुद्दे फंसे हुए हैं कि बॉडी का कौन रूल करेगा। अब बताया जा रहा है कि 200 सैनिक अमेरिका भेज रहा है गजा में, जो मॉनिटर करेंगे वहाँ पे कि राहत सामग्री दी जा रही है नहीं दी जा रही। 600 ट्रक्स जो है वो एंटर करने शुरू हो गए हैं। फिलहाल कुल मिला के जो इससे पॉजिटिव बात निकल के आई है, इस समय की बात, बहुत ज़्यादा आगे की प्लानिंग नहीं की जाए, जो बात सामने है वो ये है कि फिलिस्तीनियों को फिलहाल जल्दी ही जो बेसिक नीड्स हैं उनकी वो मिलनी शुरू होगी, और जो कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, वो मिलनी शुरू हो जाएंगी, खाना मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक बड़ी राहत की बात है। वहाँ बहुत ही बुरे हालात थे। अब इस डील का आगे क्या होगा? देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो कल ऑब्वियसली थे ही मिडिल ईस्ट में, वो वापस निकल गए हैं। तो अब कल तो सब कुछ अच्छी बातें थी, कल पीस की बात थी, कल शांति की बात थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब शांति की बात फिर से कब युद्ध में बदल जाए तो तूफान से पहले की शांति। हाँ, तूफान से। एक वो कोट है, मैं भूल गया किसका, उन्होंने कहा कि व्हेन मैन आर एट वॉर दे ड्रीम ऑफ peace and even go so far as to plan for it, but when peace is won they turn to other things। कि लोग जो है शांति की कल्पना करते हैं और शांति तक पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसी शांति मिल जाती है वो फिर से युद्ध की तरफ चल पड़ते हैं। तो यहाँ जो है कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। और आप देखिए अगले 3 दिन, हम आपको फिर कह रहे हैं, हम आपको फिर टाइम लिमिट बता रहे हैं, अगले 72 आवर्स में इस बात का जवाब आपको मिल जाएगा कि हमास के साथ इजराइल वाकई डील की तरफ आगे बढ़ रहा है या फिर से मामला बिगड़ सकता है। सिर्फ 72 आवर्स रुकिए। और आप देखिए मयंक, जिस तरह से 72 घंटे एक आखिरी बात और ये कि कल नेतन्याहू और ट्रंप, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात कही, उन्होंने ईरान को लेके कई बड़ी बातें कही हैं। और ईरान को लेके एक तरफ तो ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि मैं डील के लिए तैयार हूं, लेकिन ये भी साफ है कि अगर डील ईरान के साथ नहीं होती है तो फिर मिडिल ईस्ट में मामला गड़बड़ाएगा और उसकी शुरुआत ईरान से होने जा रही है। चलिए ठीक है, अभी तो फिलहाल गाजा में शांति है, खुशी है। कल की जो खुमारी है लोगों ने उसे अभी उतारी नहीं है, उसी खुमारी के साथ, वो पीस के साथ और वो अच्छे दिन के आने के इंतजार में है। लेकिन अब आगे देखना होगा, जो आगे आने वाले दिन है उसमें हमास और इजराइल के बीच में किस तरह से बातचीत होती है, अमेरिका की भूमिका क्या होती है, क्या ये शांति आगे भी बरकरार रहती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।